बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सिंध में गुज़िश्ता 15 सालों के बाद पहली मर्तबा कोई सियासी तब्दीली देखने में आ रही है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार जूनियर ने जो गुज़िश्ता रोज़ जामशोरों के मुकाम पर जिस तरह से एक एहतजाजी रैली मुनक्कद की और फिर उस एहतजाजी रैली से ख़िताब किया, और उनका जो ख़िताब था वो इस हवाले से भी बड़ा अहम था। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मौजूदा हुकूमत पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने न सिर्फ दरिया सिंध पर 6 लिंक कैनाल्स बनाने की इजाज़त दी है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं कि सिंध में तकरीबन एक तो 12,500 एकड़ ज़मीन ग्रीन पाकिस्तान के नाम से दी गई है वफाकी हुकूमत को, और निगरान हुकूमत के दौर में भी 10,000 एकड़ ज़मीन जो है वो उस वक्त दी गई थी। फिर उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हाक्स पे पर जो शौदा हैं उनके लिए भी 10,000 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया है। तो ये ज़मीनें जो हैं वो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके कहने पर दी जा रही हैं, और जो लिंक्स कैनाल हैं कहा जाता है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट का जो है दबाव है सूबाई हुकूमत पर, उनको लिंक्स कैनाल्स के भी हवाले से, और लिंक्स कैनाल के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे दूसरे लोगों ने इल्ज़ामात लगाया, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के एक चहीते पीर साहब पगाड़ा साहब ने, जिनका इस्टेब्लिशमेंट से माजी में बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, उन्होंने भी इस सिलसिले में इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2024 के इंतखाबात में फार्म 47 के तहत जो हुकूमत दी गई है उसमें मुबैना तौर पर यह शराइत शामिल थी कि न सिर्फ दरिया सिंध पर लिंक्स कैनाल बनाने की इजाज़त दी जाएगी, बल्कि ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर जो ज़मीन उनको दी जा रही है अब वो भी हुकूमत सिंध उनको देगी। तो इस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने अगरचा नोडेरों में गढ़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौके पर ख़िताब करते हुए इसकी तरदीद की थी, और उन्होंने ये भी फरमाया था कि वो किसी भी सूरत में ना तो सिंध की 1 इंच ज़मीन किसी को देंगे और ना ही पानी की जो है वो पानी पर डाका डालने किसी को दिया जाएगा। अगरचा वो तरदीद कर चुके हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि इस सिलसिले में फ़ैसले हो चुके हैं और उन फैसलों के बाद जो है वो उन पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। तो सिंध इस वक्त सख्त सरापा एहतजाज बना हुआ है, और इस वक्त तक जो सबसे बड़ा एहतजाज था वो था जुल्फ़िकार जूनियर का। गुज़िश्ता दिनों जामशोरों के मुकाम पर उन्होंने एक बहुत बड़े एहतजाज से ख़िताब किया, और उनका ये कहना था कि सिंध के हुकूक पर किसी सूरत भी डाका डालने नहीं दिया जाएगा। माजी में भी सिंध का पानी को रोका गया था, सिंध के पानी पर डाका डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस मरतबा एक मरतबा फिर ये कोशिश की जा रही है। तो सिंध के लोग किसी भी सूरत में इसको जो है इस पर डाका डालने नहीं देंगे। सियासी तज्ज़िया निगारों का कहना है कि ये जो जुल्फ़िकार जूनियर को जिस तरह से मैदान में उतारा गया है, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक आईना दिखाया गया है, इसलिए कि जुल्फ़िकार जूनियर जो हैं वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे भी हैं, पोते भी हैं, और मीर मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे भी हैं। 1997 में जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत हुई थी, तो उसके बाद गनवा भुट्टो और उनकी बेटी फ़ातिमा भुट्टो एक बहुत बड़ी सियासी क़यादत बनकर उभरी थी 1997 में। लेकिन कहा ही जाता है कि उस वक्त जो था वो इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त उन पर तवज्जो नहीं दी थी, और इस मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये इन पर तवज्जो दी गई है, और इन्हें एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सामने लाकर पीपल्स पार्टी को आईना दिखाया जा रहा है, और जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है हमारी वफाकी हुकूमत की या इस्टेब्लिशमेंट की, वो इस
ज़ुल्फ़िकार जूनियर के जो एहतजाज होंगे उनको दिखाकर उन पर अमल दरामद कराया जाएगा। तो कहा जाता है कि आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ज़ुल्फ़िकार जूनियर के जो एहतजाज हैं या जो उन्होंने अवामी ताकत का मुज़ाहरा किया है उसे दिखाकर बाकायदा तमाम वो काम लिए जाएंगे जो आम दिनों में नहीं लिए जा सकते थे, या पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत वो जो थे वो काम थे वो करने के लिए तैयार नहीं थी। तो इस वक्त सिंध पर जो कैनाल्स बनाई जा रही हैं उस पर पूरा सिंध सरापा एहतजाज बना हुआ है, और फिर जो ज़मीनें दी जा रही हैं ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर उस पर भी सिंध के लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं। अब देखना ये है कि सिंध के लोग जो हैं वो शाहनवाज ज़ुल्फ़िकार जूनियर को किस हद तक सपोर्ट करते हैं इस सिलसिले में, और फिर ये इनके जो एहतजाज हैं वो कब तक जारी रहते हैं। लेकिन सियासी तज्ज़िया निगारों का कहना है कि अगर ये तमाम चीज़ों पर अमल दरामद हो गया तो फिर ज़ुल्फ़िकार जूनियर को वापस भेज दिया जाएगा और उनको सियासत से एक मरतबा फिर आउट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सिंध हुकूमत ने इस पर अमल दरामद नहीं किया तो फिर ज़ुल्फ़िकार जूनियर एक सियासी कुव्वत बनकर सिंध में उभरेगी, और वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरे सिंध में सियासी तौर पर डेंट डाल सकती है। और इस हवाले से जो है वो काफ़ी ग्रूमिंग की गई है दोनों भाई को, ज़ुल्फ़िकार जूनियर को और फातिमा भुट्टो को बाकायदा इसके सिलसिले में उनको तैयार भी किया गया है। लेकिन कहा ही जा रहा है कि ज़ुल्फ़िकार जूनियर और फातिमा भुट्टो के पस पर्दा सिंध का वो मुखालिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो मुखालिफ ग्रुप भी मौजूद है, जो पीपल्स पार्टी जिन लोगों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतकामी कार्रवाई की है। लेकिन एक तज्ज़िया निगार का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 80% सिंध से रिप्लेसमेंट हो चुकी है, और वो जो 80% लोग हैं जिनको आसिफ अली ज़रदारी ने पार्टी जो सीनियर कारकुन थे जिनको आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने साइड किया था पार्टी से, वो तमाम लोग ज़ुल्फ़िकार जूनियर के साथ जाने के लिए तैयार हैं। और इस किस्म के इजलास मुनक्कद किए गए हैं जिसमें ज़ुल्फ़िकार जूनियर के साथ उन लोगों को देखा गया है जिनको पार्टी से फारिग किया गया है। तो ज़ुल्फ़िकार जूनियर को एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है आवाम में, और उसके साथ साथ उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो अवामी खिताब है, उसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो की जो लहर है वो भी नज़र आती है। और लोग जब वो खिताब करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो खिताब कर रहे हैं, और सिंध के लोग उनकी शहादत के बाद उन पर खासा गमज़दा थे, और अब उन्हें एक सिंध में एक मुतबादल क़यादत मिल चुकी है। नाज़रीन, अब मैं ज़िक्र करूँगा सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड में। सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड में बड़े पैमाने पर जो करप्शन थी उस हवाले से मैंने माजी में कई व्लॉग भी किए थे और उसमें कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई थी। इस हवाले से आज मैं कुछ और तफसीलात से आपको आगाह करूँगा कि सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड के ख़िलाफ़ हमारी सिंध हुकूमत, सिंध हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर जारी किया है, और उसके जो आर्डर जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो वहाँ की यूनियन थी। यूनियन ने एक पिटीशन दायर की थी कि उसमें जो सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड में तकरीबन 30 से 35 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनका ग्रेड 14 है, और उनको जो है 14 ग्रेड के मुलाजमीन को 17 ग्रेड की पोस्टों पर तैनात किया गया है, और वो जो 17 ग्रेड के लोग थे जिनको पोस्टों पर होना चाहिए उनको साइड लाइन कर दिया गया है, और उन लोगों से बड़े पैमाने पर न सिर्फ मुबैना तौर पर पैसे वसूल किए गए बल्कि उनको पुरकशिश जगहों पर लगाया गया है ताकि वो पूरी तरह से जो जिस शख्स ने इनकी पोस्टिंग की है उसका नाम है बशीर चाचड़। तो बशीर चाचड़ साहब के ने जो ऑफिस सुप्रिटेंडेंट भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर भी हैं, और फिर सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड में सिंध के वो डायरेक्टर भी बताए जाते हैं, अगरचा उनका ग्रेड 18 है और वो भी 19वें ग्रेड की सीट पर बैठे हैं। उन्होंने ये जो पोस्टें हैं 14 ग्रेड के लोगों को 17 ग्रेड पर तैनात किया। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और पहले हाई कोर्ट ने आर्डर जारी किए थे, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके आर्डर जारी किए कि इनको फिल फॉर हटाया जाए और 17 ग्रेड के मुलाजमीन को उनकी असल नशिस्तों पर लाया जाए। इससे कबल नाज़रीन, इंतखाबात से कबल जब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से कबल बशीर चाचड़ साहब ने अपने दस्तखत से 700 से ज़ायद मुलाजमीन जो थे वो भर्ती किए थे,
اور مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ ان بھرتی میں فی ملازم سے جو بھرتی کیے گئے تھے 7 سے 10 لاکھ روپے وصول کیے گئے تھے، اور اب ان تمام گھوسٹ وہ جو 700 لوگ بھرتی کیے گئے تھے اس میں سے 450 ایسے ملازمین ہیں جنہیں گھوسٹ ملازم کہا جاتا ہے، وہ ڈیوٹی پر بھی نہیں آتے ہیں، اور ان سے مبینہ طور پر بشیر چاچڑ اور ان کا جو سٹاف ہے وہ 10 سے 15 ہزار روپے ان کی تنخواہ سے سیلری سے وصول کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ 450 ملازم جو ہیں گھر بیٹھ کر تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ان کی جو یونین ہے انہوں نے سخت احتجاج کیا ہے، اور حکومت پاکستان سے اعلیٰ عدالتوں سے صوبائی وزیر محنت سے اور سیکرٹری محنت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان گھوسٹ ملازمین کو جن کو جو اس وقت ڈیوٹیوں پر موجود نہیں ہیں ان کو فوری طور پر ڈیوٹیوں پر بھی حاضر کیا جائے، اور وہ جو 14 گریڈ کے ملازمین کو 17 گریڈ پہ تعینات کیا گیا ہے، عدالتوں کے احکامات پر فوری طور پر عمل کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو واپس کیا جائے۔ دوسری جانب ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی جناب الطاف حسین کے حوالے سے میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بڑے پیمانے پر چاکنگ، وال چاکنگ اور پینافلیکس لگائے جا رہے ہیں، تو آج بھی میں نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ وہ پینافلیکس لگائے گئے ہیں، چاکنگ کی گئی ہے، اور دیواروں پہ جو ہے پوسٹر آویزہ کیے گئے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل جو گزشتہ میں نے روز ولاگ کیا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ اب کراچی میں یا حیدرآباد میں جہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں وہاں سب سے پہلے بانی متحدہ الطاف حسین کا ترانہ بجایا جاتا ہے نکاح سے پہلے، اور پھر نکاح کے بعد جب رخصتی ہوتی ہے تو اس وقت بھی بانی متحدہ الطاف حسین کا مظلوموں کا ساتھی الطاف حسین تو وہ ترانہ بجا کر شادی کا اختتام کیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ سوالات کیے تھے کمنٹ سیکشن میں کہ وہ تمام ایسی تصاویریں ہمیں بھیجی جائیں جن میں شادیوں میں ترانے بجائے جا رہے ہیں یا رخصتی کے وقت بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گزشتہ روز 2 شادیوں میں شرکت کی تھی، اور ان دونوں شادیوں میں آپ دیکھیں کہ یہ الطاف حسین صاحب کے نہ صرف نعرے لگائے جا رہے ہیں بلکہ نکاح سے قبل جو ہے وہ بانی متحدہ الطاف حسین کا وہ جو نعرہ ہے مظلوموں کا ساتھی الطاف حسین، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔